समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं पूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों आपके सामने हमारा ये साप्ताहिक शो शेखर से सवाल लेकर हाजिर हैं। शेखर, कई सारे सवाल आए हैं हमें आज। पहला सवाल ऑफ कोर्स जगदीप धनखड़ जी के रेजिग्नेशन से शुरू करूंगी, इस्तीफे से। पहला सवाल आदित्य का आ रहा है, बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा कर पाते? क्या ऐसा कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हुआ है या फिर जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट लाने जैसे कुछ मुद्दों पर, जहां राज्यसभा में सरकार के साथ कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी थी? और राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर आप उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि एक बात तो बिल्कुल निकाल दीजिए, इसमें स्वास्थ्य का कोई इशू नहीं था। वो तब तक ठीक थे, उस सारा दिन भी ठीक थे, 4:30 बजे तक ठीक थे, 4:30 बजे के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई, उसमें भी ठीक थे। जी। तो ऐसा स्वास्थ्य का अचानक कुछ नहीं होता। कोई ये बोले कि अरे कोई स्कैन हुआ होगा, उसकी रिपोर्ट आ गई होगी, ऐसे नहीं होता है। वो आम इंसान की ड्यूटी कि आपको रिपोर्ट 3 दिन में मिलेगी। आपको भी कोई जानता हो तो वो तो तभी बता देता है। ये तो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके घर में एक मेडिकल टीम 24/7 24 घंटा रहती है। वहाँ पे ऑफिस है, जो वाइस प्रेसिडेंट का घर है उपराष्ट्रपति का। जैसे प्रधानमंत्री के यहाँ बड़ी टीम है, राष्ट्रपति के यहाँ बड़ी टीम है, उपराष्ट्रपति के यहाँ भी प्रॉपर टीम है। 24 घंटा एक क्वालिफाइड डॉक्टर एम्स से वहाँ ड्यूटी पे रहता है। हर सुबह ब्लड प्रेशर चेक होता है, हर सुबह ईसीजी होता है, हर सुबह सारे पैरामीटर्स चेक होते हैं। तो इसमें अचानक कुछ होए और उसमें इस्तीफा भेजने, तो ऐसे नहीं होता है। तो ये बेकार की बात है। अब ठीक है, लोग को कुछ तो कहना होता ही है। वो ये तो कहना नहीं चाह रहे थे कि मुझे किसी बात से नाराज़गी है, तो ये तो बात अलग है। दूसरी बात ये कि ये कहना कि जस्टिस वर्मा के लिए हुआ, ये इसमें बड़ी पेचीदा मसले हैं। जस्टिस वर्मा का एक मसला हो सकता है कि क्योंकि उन्होंने एक मोशन वहाँ डिस्कस करना शुरू कर दिया था, और वो करते करते इसमें एक थोड़ी पेचीदगी है जो आपको समझनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मेरे पास ये करीब 63 एमपीज के साइन किए हुए हैं। वो सारे ऑपोजिशन के एमपी थे राज्यसभा के, रूलिंग पार्टी का नहीं था। तो अब क्या होता है, जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन है, जो 124 124 जो आर्टिकल है, जो अपॉइंटमेंट और डिसमिसल ऑफ जजेस आप कह दीजिए, रिमूवल ऑफ जजेस कह दीजिए, और उसके साथ कई और आर्टिकल्स हैं, आपको बता सकते हैं पूर्व ज़्यादा उनके बारे में। तो उनके अंडर या तो दोनों हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा में, एक ही दिन रेजोल्यूशन आए, मोशन आए। अगर एक ही दिन आता है तो दोनों की कमेटी बनती है। फिर दोनों के जो स्पीकर हैं, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर और राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। तो वो दोनों मिलके एक कमेटी बनाते हैं 3 एमपीज की, जो उसको इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन अगर एक में पहले आए और दूसरी में अगले दिन आए, तो वो जो जिसमें पहले आता है सिर्फ वो ही कमेटी बनाती है। तो इस सरकार को हो सकता है ना तो ये बात पसंद हो कि वो पहले राज्यसभा में आए जी, और ना ये बात पसंद हो कि दोनों की मिलके बने। वो चाहते थे लोकसभा में बने। लेकिन ये भी हो सकता है कि सरकार को इस बात पे नाराजगी हुई हो कि आपने, इसमें तो हम पहल कर रहे थे, क्योंकि 152 के करीब एमपीज ने ऑलरेडी साइन कर दिया था लोकसभा में। तो उसके अंदर पूछते हैं जगदीप धनखड़ लॉ मिनिस्टर से, अर्जुन राम मेघवाल से, कि भाई आप बताइए कि लोकसभा में भी आया है कि नहीं। और फिर वो पूरा प्रोसीजर वहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर ये यहाँ पहले आया, वहाँ नहीं आया, तो हम यहाँ शुरू करेंगे, फिर लोकसभा की जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगी। तो हो सकता है कि सरकार को, जैसे सरकार हमारी है, उनको हर चीज़ बीजेपी से ही करवानी है, क्योंकि जो काम में वो एग्री करते हैं उसमें वो किसी और की क्यों मानेंगे।
तो हो सकता है इस बात से चिढ़ लगी हो कि इसमें हम खुद कर रहे हैं लोकसभा में और आपने यहाँ पे सिर्फ अपोजिशन का मोशन ले लिया। तो ये तो 2 मोशन यहाँ पे है। उसके पीछे 2 मोशन हमें और याद रखने चाहिए। एक और मोशन ये था जो कि दिसंबर जहाँ तक मुझे याद है दिसंबर 4 को एक और जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जी। शेखर यादव, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कोई सम्मेलन में कुछ बोला और कुछ ऐसे भी बोला कि कुछ लोग ऐसे भी बोला कि कम्युनल बातें, उन्होंने मुसलमान नाम नहीं लिया लेकिन उसमें कोई उन्होंने रहस्य भी नहीं छोड़ा उस बात के अंदर। और उन्होंने कहा ये वो देश है जहाँ बच्चा पैदा होता है, उसको हम वेदों के मुताबिक उसको हम कंपैशन सिखाते हैं। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ और भी लोग हैं जिनका बच्चा पैदा होता है बचपन से उनको जानवर कटता हुआ दिखाते हैं, तो जो ऐसे दिखाएंगे वो उसमें बाद में कैसे सेंसिटिविटी आएगी। तो वो साफ था कि वो एक कम्युनिटी को अटैक कर रहे हैं। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि देखिए हिंदू धर्म में कई बुराइयां थी, जैसे सती प्रथा थी या जैसे कि डाउरी थी वगैरह वगैरह, तो वो तो सब हमने कानून से ख़त्म कर दी, सती प्रथा, जौहर और डाउरी वगैरह। तो इस किसी और धर्म को 4 पत्नियां रखने का, ट्रिपल तलाक देने का ये हक क्यों होना चाहिए? तो वो साफ मुस्लिम्स पर अटैक था। और उन्होंने ये भी कहा कि इस कम्युनिटी के और लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर लोगों से, लेकिन कठमुल्लों से प्रॉब्लम है। अब कठमुल्ला जो शब्द है ये, इसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो पेजोरेटिव है, ये रिस्पेक्टेबल शब्द नहीं है और आप पोलाइट कंपनी में वो शब्द को इस्तेमाल नहीं करते हैं जी। मुझे नहीं लगता कि आरएसएस के नेता भी वो शब्द कभी अपनी पब्लिक स्पीच में इस्तेमाल करते हैं। ये एक नीचे स्तर की भाषा उन्होंने इस्तेमाल करी, क्योंकि वो वीडियो है, इसलिए मैं अलेजिडली भी नहीं कह रहा हूँ, वीडियो है। हालांकि जज साहब डरना पड़ता है कल को पेशी करा दें, लेकिन उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दिया था तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया था और हम सब ने एडिटोरियल्स वगैरह लिखे थे कि ये क्या भाषा है, जज कैसे ऐसी तो कोई भी ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन जज कैसे कर सकता है ऐसी भाषा इस्तेमाल। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने देखना शुरू किया, लेकिन काफ़ी अपोजिशन के एमपीज़ ने एक जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी राज्यसभा में एक मोशन डाल दिया था इम्पीचमेंट का। वो मोशन पड़ा हुआ था क्योंकि राज्यसभा ने कुछ किया नहीं उसके बारे में, क्योंकि मर्जी भी नहीं थी, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती थी कि उसके ऊपर कुछ हो जी। उस मोशन का भी मेंशन इस बार जगदीप धनखड़ ने उस दिन इसकी बात करते हुए बोला एक मोशन वो भी पड़ा हुआ है। तो हो सकता है बीजेपी को लगाओ कि अब ये उस मोशन को भी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी मुझे नहीं लगता कि वो चाहती है कि जस्टिस शेखर यादव के ऊपर ऐसी कार्रवाई हो। और अगर होगी, वो मोशन अगर एडमिट हो जाता, अगर जब जगदीप धनखड़ अगले दिन ही वो मोशन एडमिट कर लेते, अभी तो मोशन एडमिट किए नहीं थे, अभी तो सिर्फ प्रेजेंट किए थे, मेंशन किए थे, अगर उसको एडमिट कर लेते तो उसके ऊपर वोटिंग होती जी। अगर वोटिंग होती तो बीजेपी किस तरह वोटिंग करती, क्योंकि अगर वो शेखर यादव के खिलाफ वोटिंग करती फिर तो बीजेपी की बेस बोलती कि आप तो प्रो मुस्लिम हो गए, और अगर वो उनके फेवर में वोट करती या एब्सटेन कर जाती तो लोग कहते हैं आप सेकुलर कहाँ से हो, आप तो कहते हैं हम सेकुलर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो सेकुलर है, आप बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से आपके सेकुलर कमिटमेंट है। तो ये एक संभावना है, मैं सारी बातें संभावना कह रहा हूँ, मैं अटकल नहीं कह रहा हूँ और मैं कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ वो बात बता रहा हूँ जो कि हुई है। उसमें कौन से तार कहाँ जोड़ सकते हैं, आप सब ज्ञानी लोग हैं, आप उसमें से बना सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या हुई? तीसरी चीज़ ये हुई कि इसके पहले, हालांकि लोग सभी बातें भूल जाते हैं, अब सारी अपोजिशन कह रही है कि जगदीप धनखड़ बेचारे कितनी ज़्यादती हुई उसके साथ, जगदीप धनखड़ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम ठीक ठाक हो, तुम्हारी हेल्थ ठीक रहनी चाहिए, तुम तो बड़े ज़बरदस्त उपराष्ट्रपति थे। लेकिन उसी अपोजिशन ने पहले जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी, इम्पीचमेंट तो नहीं कहते हैं हमारे यहाँ, महाभियोग नहीं कहते हैं हम, उसको रिमूवल कहते हैं, उन ऐसे जजेस के लिए भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज मेरे ख्याल रिमूवल है, इम्पीचमेंट नहीं है, तो उनके खिलाफ भी रिमूवल का अपोजिशन ने एक मोशन दिया हुआ था राज्यसभा में। और उस मोशन को जो राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन है हरिवंश, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। उसको जब रिजेक्ट किया था तो जगदीप धनखड़, जो कि हमेशा बीजेपी से बहुत करीब रहे हैं, 2003 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है,
तब से वो बीजेपी के बहुत करीब रहे हैं। तो उन्होंने कहा था, अरे वो रेजोल्यूशन ऐसे था कि आप सब्जी काटने वाले चाकू से हार्ट बाईपास सर्जरी करना चाह रहे हैं, आप जंग लगे हुए सब्जी काटने वाले चाकू से हार्ट बाईपास करना चाह रहे हैं, इतना बेकार था। तो ये 4-5 मोशन वहाँ घूम रहे थे। तो अब जब इन सबको अब देखे घूम रहे हैं तो लगता है राहु केतु सब ये घूम रहे हैं वहाँ पे, तो उससे किसको क्या असर हो रहा है वो कहना मुश्किल है, पर ये सारी कहानियाँ वहाँ पे हैं। लेकिन इसमें ये कहना कि आप बता दो कि इतनी अटकलें, इतनी संभावनाएं, इनमें से क्या हो सकता है, मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि 4 से 4:30 बजे ये जो रेजोल्यूशन के ऊपर जो बोले जगदीप धनखड़, जिसमें उन्होंने कहा एक यहाँ पे आ गया है, इसमें मिनिमम लोग हैं, और ये कहा कि शेखर यादव के, जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ आया है, उसमें 55 सिग्नेचर्स हैं जी। 55 में से एक सिग्नेचर रिपीटेड है, एक एमपी ने साइन 2 बार किए हैं। तो ये तो बड़ी गंभीर घटना है, जैसे वो बोलते हैं बड़ी गंभीर घटना है, हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, बड़ी भारी बात है, कैसे हो सकता है। तो जिस एमपी के 2 सिग्नेचर्स थे उसने बोला मैंने तो 2 बार साइन नहीं किया है, उसकी इम्प्लीकेशन है किसी ने और ने उसकी जगह साइन किया। तो उसने कहा फिर भी अगर उसने भी 2 बार, अगर उसको भी हम छोड़ दें तो फिर भी 50 मिनिमम चाहिए हमें रेजोल्यूशन के, मेरे पास 50 हैं। तो मुझे लगता है सरकार को टेंशन हुई होगी कि ये शेखर यादव वाला भी यहाँ पे एडमिट करने वाले हैं या कर सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये इस हाउस में ऐसी ऐसी बातें हम कारपेट के नीचे नहीं छोड़ सकते, जिसको कहते हैं कि हम इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने एग्जैक्ट जो इंग्लिश एक्सप्रेशन यूज़ किया, वी कांट कीप पुशिंग देम अंडर द कारपेट, क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि राज्यसभा है, देश का इतना बड़ा हाउस है और सच्चाई नहीं बता पा रहा। और फिर उन्होंने जाते जाते एक बात ये भी लगा दी कि देखिए इसी हाउस में सीट नंबर 222 पे जी 222 एक एमपी की सीट के ऊपर 500 रुपए के नोटों की गड्डी मिली थी, जिसको आज तक किसी ने क्लेम नहीं किया है। तो देखिए वो भी एक बात पड़ी हुई है। तो उन्होंने खुद भी एक कंस्पिरेसी थियोराइजिंग वहाँ पे कर दी। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास ये जस्टिस यशवंत वर्मा वाला भी है, तो भाई ज़रा देख लो लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री, कि लोकसभा में है कि नहीं। तो कानून मंत्री ने कहा लोकसभा में है। ये बात खत्म होती है 4:30 बजे। फिर उन्होंने कहा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जिसमें ये फैसला होता है कि अब आगे हाउस क्या करेगा। वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में 2 लोग आए, लेकिन 2 लोग नहीं आए। वो 2 लोग कौन थे? एक जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री हैं, बीजेपी के अब प्रेसिडेंट तो हैं ही वो एक्सटेंडेड टर्म में, लेकिन वो लीडर ऑफ द हाउस भी है राज्यसभा में। तो लीडर ऑफ द हाउस नहीं आए। दूसरे किरण रिजिजू नहीं आए। किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री हैं। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इन 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, जब तक कोई बहुत बड़ा कारण ना हो कि नहीं आ सकते। कुछ कारण दिया कि कोई व्यवस्था है, लेकिन सबको उस टाइम समझ आ गया, सबकी आंखों में ये बात खटकी कि दोनों यहाँ पे क्यों नहीं है। तो लगता है कि वो पहली इंडिकेशन थी कि बीजेपी उनसे नाराज़ है। उन्होंने फिर क्या कहा कि ऐसा करते हैं कि अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जो फैसले करने हैं कल करेंगे, और कल सब मिलेंगे मेरे घर लंच पे। ये बात भी हुई। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऑब्वियसली कुछ बातचीतें हुई, जो बातचीत ठीक नहीं गई। तो जो गेसवर्क, एजुकेटेड गेसवर्क, आप यही कह सकते हैं कि उसके बाद किसी ने उनसे कहा कि आपने ऐसा क्यों किया इन इमोशंस के ऊपर। उन्होंने कुछ जवाब दी, कुछ तू मैं हो गई, और धनखड़ साहब को बुरा लगा या उनको बोला कुछ भी। लेकिन अगर बोला भी होता तो एकदम इमीडिएटली ऐसे छोड़ना कि मैं कल आऊँगा ही नहीं, ये आमतौर पे नहीं होता है। तो ये कुछ ऐसे हुआ जैसे कि एक ज़माने में कभी कम्युनिस्ट देशों में होता था कि अचानक, या अभी भी शी जिनपिंग के पास होता है। तो उसके अलावा हम इस कुछ समझ नहीं आया। सिर्फ ये कि जो कुछ हुआ वो 4:30 बजे और उसके बीच में करीब 8:30 बजे के बीच में हुआ 21 तारीख को, क्योंकि करीब 9:30 बजे जगदीप धनखड़ बिना अपॉइंटमेंट लिए राष्ट्रपति भवन चले गए। पूरा इस्तीफा तैयार था, उसका मतलब किसी ने टाइप किया होगा, उसके चेक किया होगा, ठीक से उसको सेट किया। मतलब कुछ टाइम तो लगता ही है, कोई टाइपिस्ट टाइप करता है, कुछ टाइम तो लगता ही है। उसको देख के वो फिर ले गए और वहाँ पे उन्होंने उसको, अब आप मुझसे पूछे कि अब सच बता दो कि आप क्या सोचते हो, वो मैं नहीं बता सकता, है ना। वही है कि ये मैंने कट तक लेटर में भी एक इस्तेमाल किया था, लेकिन आपको बता देता हूँ, आप तो हिंदी ज़्यादा जानते हैं लोग, इसलिए एक फिल्म आई थी 1978 में, देश परदेश।
ये देवानंद ने बनाई थी, देवानंद की डायरेक्टेड प्रोड्यूस्ड फिल्म थी। टीना मुनीम की डेब्यू फिल्म थी वो, जब टीना अंबानी है उनकी पहली फिल्म थी। तो उसमें एक गाना था, अमित खन्ना ने लिखा था, वो मेरे मित्र भी रहे, तू पी और जी, है ना। तो एक जैसे वो नया पब खुलता है लंदन में, तो वो देवानंद वहाँ पे गा रहे हैं तू पी और जी। तो उसमें एक लाइन थी, वो लाइन थी, इसमें कितने राज छुपे हैं पूछो मेरे दिल से तुम, बैठे बैठे महफिल में होता है कोई कैसे गुम। तो ये बिल्कुल कितने राज छुपे हैं कौन जानता है, पर महफिल से ज़रूर जगदीप धनखड़ गुम हो गए। अब आप पहली लाइन पूछें इसमें कितने राज छुपे हैं पूछो मेरे दिल से तुम, तो मेरे दिल को कुछ पता नहीं है, क्योंकि अगर पता होता तो मैं आपको बता देता, लेकिन मैं कोई इसके अंदर कंस्पिरेसी थियोराइजिंग नहीं करने वाला। शेखर, आपने इस पे काफ़ी बता दिया हमारे दर्शकों को, लेकिन चूंकि हमारे सब्सक्राइबर का सवाल है सागर अग्रवाल का, तो ये आपके सामने रखूंगी। बोल रहे क्या जगदीप धनखड़ जी का अनसेरेमोनियस तरीके से पद से हटना ये दर्शाता है कि हमारी सरकार नहीं चाहती कि हमारी कोई भी संस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करे? देखिए, आप कह सकते हैं ये बात, लेकिन इसमें हो सकता है कि कुछ बातों पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया हो, क्योंकि अभी तक जगदीप धनखड़ का जो कंडक्ट था कुछ ऐसा नहीं था जो बिल्कुल निष्पक्ष लगे और बिल्कुल जो कि पॉलिटिकल ना लगे। आप देखिए, जब वो गवर्नर थे पश्चिम बंगाल में, तो वो ठीक है, उनको लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत पता है जी। तो, लेकिन वो ऐसे गवर्नर थे कि उन्होंने बीजेपी के बाकी गवर्नर्स के लिए एक टूल किट बना दी थी। और वो टूल किट क्या थी कि आप चाहें तो आप मुख्यमंत्री के साथ तू मैमे की बजाय आप लॉ फेयर कर सकते हैं। तो उन्होंने लॉ फेयर किया, जैसे कि वेस्ट बंगाल में हुआ। एक कैबिनेट से जो चीफ सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी कि इतने असेंबली का सेशन इस दिन होगा, तो गवर्नर की उसमें अप्रूवल होती है, फॉर्मेलिटी होती है। उन्होंने साइन करके भेज दिया, उसमें 2 AM लिखा हुआ था, तो 2 PM की जगह 2 AM लिखा गया। और उसके बाद जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर दिया कि अरे इतिहास बन रहा है, हिस्ट्री इज बीइंग मेड, असेंबली मिलेगी 2 बजे सुबह मिडनाइट के बाद में। तो बेचारे चीफ सेक्रेटरी ने लिखा कि साहब हमसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, 2 PM है। बोलो तुम्हारी क्या अथॉरिटी है, तुम कैसे करेक्ट कर सकते हो? तो फिर ममता बनर्जी ने भी फ़ोन किया, कहते आप देखो, आपने कहा है 2 AM, मैं तो उसी पे जाऊँगा। तो उनको कैबिनेट मीटिंग फिर बुला के दोबारा से नया उनको ऑर्डर देना पड़ा, रिक्वेस्ट कि कैबिनेट मीटिंग फिर हुई है। तो ये इसको लॉ फेयर बोलते हैं। तो उन्होंने लॉ फेयर सिखाया। उपराष्ट्रपति के तौर पे भी अब तक तो सारी ऑपोजिशन उनके साथ नाराज थी, तभी तो उनके ऊपर उन्होंने उनके रिमूवल के लिए, जिसको इम्पीचमेंट आप लूज लैंग्वेज में कह सकते हैं, उसका मोशन फाइल किया था। अब ये ज़रूर है कि जो जगदीप धनखड़ हैं, क्योंकि आप सागर जी पूछ रहे हैं, बताता हूँ, वो बीजेपी RSS के नहीं है, वो नेटिव नहीं है, वहाँ ओरिजिनल नहीं है। उन्होंने घाट घाट का पानी पिया है। तो जितने पुराने जनता दल, जनता पार्टी, लोकदल के लोग थे, इन सब ने, काफियों ने घाट घाट का पानी पिया है। कईयों ने अपनी पार्टियां भी बना ली हैं। खास करके जो जाट नेता हैं, वो जाट नेता कहाँ पे ज़्यादातर हरियाणा में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं और राजस्थान में है। तो ये राजस्थान से हैं धनखड़ जी। तो जाट नेता जो हैं, क्योंकि जाटों की हर पार्टी को ज़रूरत होती है, तो ये काफ़ी मोबाइल रहते हैं और उनकी अपनी पार्टियां भी हैं। पहला चुनाव उनका 1989 का लोकदल से लड़ा, दूसरा चुनाव 91 तक कांग्रेस पार्टी में आ गए, बल्कि 90-91 में 6-8 महीने की जो सरकार थी चंद्रशेखर की, उसके अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी थे। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट किस चीज़ के लिए थे? पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लिए। तो उसके बाद फिर कांग्रेस आए, कांग्रेस से अजमेर में कंटेस्ट किया, वहाँ से हार गए। फिर अजमेर में ही एक असेंबली सेगमेंट है किशनगढ़, वहाँ से कंटेस्ट किया, वहाँ से MLA बन गए। फिर कंटेस्ट किया, फिर हार गए। फिर 2003 में बीजेपी में आए, क्योंकि बीजेपी को उस टाइम जाट नेताओं की ज़रूरत थी। तो 2003 में बीजेपी में आए हैं। उसी साल बीजेपी राजस्थान में सत्ता में आई और वसुंधरा राजे वहाँ जीती। तब तक उनका वसुंधरा राजे के साथ फॉल आउट हो गया था, उनके साथ नहीं बनती थी। तो उसके बाद ये वाजपेयी जी का समय था, उस समय से लेके अब तक बीजेपी में रहे और इतने नज़दीकी थे कि जब अरुण जेटली थे, तो अरुण जेटली के घर में जो कुछ मीटिंग होती थी ग्रुप की, अयोध्या राम जन्मभूमि के बारे में
स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के लिए, लीगल स्ट्रेटेजी, क्योंकि वो केस तो सुप्रीम कोर्ट में था, जी। तो उसके वो की मेंबर थे उसके अंदर। तो वो भी खिलाड़ी हैं, वो कोई ऐसे कच्ची गोलियां खेले हुए नहीं है, घाट घाट का पानी भी पिया है और खिलाड़ी भी हैं। शेखर, अगला सवाल विश्वनाथ CHVK का है। बोल रहे भाजपा प्रेसिडेंट का चुनाव RSS वर्सेस बीजेपी की खींचतान का एक क्लासिक उदाहरण है। भाजपा को लगभग सभी चुनावों में RSS की जरूरत पड़ेगी, लेकिन RSS समर्थित एक मजबूत भाजपा अध्यक्ष नहीं हो सकता। हु विल ब्लिंक पूछ रहे हैं, RSS या भाजपा? देखिए, ये आपने बहुत गहरी बात बोली है। इसको आजकल $1 मिलियन की इतनी वैल्यू नहीं है। $1 मिलियन तो करीब 8 करोड़ 80 लाख ही होते हैं ना। 8 करोड़ 50-60 लाख आजकल होते हैं। तो आजकल के ज़माने में करोड़ की वैल्यू तो आप देखें तो लोग हज़ारों करोड़ में बात करते हैं ना। छोटा मोटा स्कैंडल भी अगर 1000 करोड़ का हो तो कोई मानता नहीं कि स्कैंडल 20-1000 करोड़ का चाहिए। तो ये $1 मिलियन नहीं, लेकिन एक मेटाफोरिकली जिसको $1 मिलियन क्वेश्चन कहते हैं, वो यही है कि कौन ब्लिंक करेगा, क्योंकि अभी लगता नहीं कोई ब्लिंक करना चाहता है। क्योंकि RSS को लगता है कि हमारी पार्टी है, हमने बनाया है, ये भूल गए थे कि हमारा इसमें क्या रोल है। इस बार इनको याद आ गया है, तो इनको हमारी बात माननी चाहिए। और हम कौन सा इनसे सत्ता मांग रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि चाल चरित्र चेहरा जो कि आपका वायदा था पहले, जो RSS के मुताबिक होना चाहिए, वो रहे। बीजेपी का क्या है? वो कहते हैं कि हमारी सत्ता है, सीटें हम जीत के आते हैं। तो कोई ऐसी पार्टी में अथॉरिटी ना हो, कोई ऐसा इंसान ना हो जो हमारी पूरी तरह बात ना सुनता हो जी। तो ये तो मुझे लग रहा है अब काफ़ी लंबी खिंच गई है। क्योंकि जो एक्सटेंडेड टेन्योर भी था नड्डा जी का, एक साल पहले एक्सटेंड हुआ, फिर बोला कि इलेक्शन तक कर लीजिए, तो 30 जून 2024 को ख़त्म हो गया, उससे भी 1 साल हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी ख़त्म नहीं हो रही है। और ख़त्म इसलिए भी नहीं हो रही है कि दोनों साइड, आप यू कैन बी श्योर कि दोनों साइड आपस में बहुत बात कर रही है कि कौन ऐसा चॉइस हो सकता है जिसमें दोनों राज़ी हो जाएं, और अभी उनको वो नहीं मिल रहा है। शेखर, अगला सवाल विशाल कुमार यादव का है। बोल रहे हैं 2006 के मुंबई बम ब्लास्ट के सभी आरोपी छूट गए। अगर वे सही में शामिल नहीं थे तो उनकी बर्बाद उम्र का कौन जिम्मेदार है? वो बोल रहे हैं, और अगर वो जिम्मेदार हैं तो हमारी पुलिस मकोका जैसे खतरनाक कानून के बावजूद कुछ साबित करने में नाकाम क्यों है? क्या टाडा, मकोका, UAPA आदि सभी अपराधियों को सज़ा तो दिलाने में नाकाम साबित हैं, परंतु वो लोगों को परेशान करने का हथियार सरकारों को दे देते हैं? क्या इन कानूनों में मिले अनलिमिटेड पावर की वजह से भी पुलिस और बाकी एजेंसियां जांच और सबूत जुटाने का काम को सही से नहीं करती हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है। क्योंकि जब आप ऐसे कानून दे देते हैं, मकोका, यूआपा, टाडा, फिर जो बर्डन ऑफ एविडेंस है उसको आप नीचे कर देते हैं जी। तो पुलिस वाले वैसे ही वो ओवरवर्क्ड होते हैं। और दूसरी बात, उनको लगता है ऐसा कानून मिल गया मेरे हाथ में, मेरे पास मशीन गन है, अगर मेरे पास मशीन गन है तो मैं निशाना लगा के एक पिस्टल से गोली क्यों मारूं? वो तो छोटा सा निशाना है, मशीन गन से मारूंगा कहने के लग जाएगी। तो ये जो कानून है ये मशीन गन की तरह बन गए हैं। और इसीलिए इन कानूनों के जो केस होते हैं उनमें इतने केस कोलैप्स होते हैं आगे जाके, क्योंकि एविडेंस इसमें फटाफट, क्योंकि इन कानूनों में जो कन्फेशन होता है वो एडमिसिबल है एज एविडेंस। अब कोई तो कोर्ट ज़मीर वाला मिलेगा ना आपको, जो बोलेगा यार पुलिस कस्टडी में तुम हो, तुम उसको मारपिटाई कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, और बोल रहे हो उसने मुझे बोल दिया। तो ऐसे हमें पता है, बचपन से याद है, तो पंजाब हरियाणा में बड़े हुए, तो लोग ऐसे कहते थे जी पुलिस का क्या है, पुलिस तो रस्सी का भी सांप बना देती है कि सस्पेक्ट को पकड़ के लेके रस्सी दिखा दी, बोलो ये सांप है, तो बोलता है सांप है जी। तो उसी वजह से ये केसेस गिर रहे हैं। अब ये नहीं हो सकता कि किसी ने बॉम्ब ना रखे, हो सकता है इन लोगों में से ही रखे हों, क्योंकि इन लोगों में से कईयों की बैकग्राउंड जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और उनके अलग तरह के एविडेंस हैं, जो अलग तरह के कनेक्शन हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ऑब्वियसली उनको इस केस में आप सज़ा दे दें। उसके ऊपर अपूर्वा ने भी स्टोरीज कुछ करी हैं, तो आप स्टोरीज का अपना लिंक दे देना। प्रवीण स्वामी का भी कॉलम है। ये शॉडी इन्वेस्टिगेशन है। एक तो शॉडी इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ वैसे होती है, लेकिन दूसरी बात, जब आपके पास में इतना बड़ा हथियार मिल जाता है, जब आपको इतना बड़ा, मैंने पहले मशीन गन का आपको उदाहरण दिया, लेकिन अगर आपको पास इतना बड़ा हथौड़ा मिल जाता है, जबकि आपको एक बड़ी बारीकी से कुछ ढूंढना होता है, एविडेंस तो वही होता है ना, आपको वही धागा, जिसको होली थ्रेड बोलते हैं ऑफ एविडेंस, कि धागा होना चाहिए, थ्रेड,
उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं, अब वो हथौड़ा लेके घूम रहे हो हर किसी को ठोकने के लिए। तो ये हर किसी के साथ इसमें अन्याय होता है। इसमें उन सबके साथ भी अन्याय हुआ जो कि गिल्टी नहीं थे लेकिन इतने साल जेल में रहे, उनके साथ भी अन्याय हुआ जो मारे गए या उनके परिवार जिनके लोग वहाँ मारे गए, और देश के साथ भी अन्याय हुआ क्योंकि इस देश में इतना बड़ा आतंकवादी हमला होता है जिसमें 189 लोग मारे जाते हैं, 189, वो भी ट्रेन के अंदर, और 20 साल के बाद आप किसी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, और वो भी बम्बई जैसे शहर से। तो इसमें सबको अन्याय मिला। और अब क्या सिचुएशन है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है हाई कोर्ट के ऑर्डर को। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो लोग जो छोड़े उनको वापस कस्टडी में लिया जाएगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चलेगा। तो ये सारी बातें, ये जिसको कहते हैं एक परफेक्टली, जैसे परफेक्ट मर्डर बोलते हैं ना, ये परफेक्ट बॉचअप है, सब कुछ गलत हुआ है इसमें। शेखर, अगला सवाल विभव कवूरी का है। बोल रहे पाकिस्तानी मीडिया में मौजूदा राष्ट्रपति को हटाकर आसिम मुनीर को राष्ट्रपति बनाकर फील्ड मार्शल की भूमिका भी निभाने की कई कहानियां चल रही हैं, क्या आपको ऐसा होते दिख रहा है? देखिए, अब किसको क्या दिखता है मुझे पता नहीं, पर ऐसा जो पाकिस्तानी मीडिया में, सोशल मीडिया में जो बात है, वो भी हर देश का अपना चंडू खाना होता है। चंडू खाना आपको पता है, जहाँ लोग अफीम का सेवन करते हैं फिर जो मर्जी बोलते हैं। तो ये पाकिस्तान में तो कंस्पिरेसी थ्योरी हमेशा चलती है। मैं कहूँगा 54 के बाद से पाकिस्तान में हर आदमी सोच के ही बैठा है कि अभी फौज टेक ओवर कर लेगी, अभी जनरल हमारा प्रेसिडेंट बन जाएगा जी। और जो प्रेसिडेंट बन जाएगा सब उसका राज होगा। तो वहाँ पे मेरे ख्याल हबीब जालिब की एक लाइन भी थी, ना तेरा पाकिस्तान है ना मेरा पाकिस्तान है, ये उसका पाकिस्तान है जो सदर पाकिस्तान है। तो अब तो जो सदर साहब हैं, अगर आप बता देंगे कौन सदर साहब हैं तो मैं आपको बोलूँगा आपकी जीके बड़ी ज़बरदस्त है, आप यूपीएससी में जाइए। हैं वैसे वो आसिफ अली जरदारी, जिनकी कोई परवाह नहीं करता। तो ऐसे उनके प्रधानमंत्री हैं जिनकी कोई परवाह नहीं करता। जब वो लिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप भी, तो लिखते हैं पाकिस्तानी जनरल केम टू हैव लंच विद मी, वेरी स्मार्ट मैन। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया, ग्रेट मैन, माय ग्रेट फ्रेंड। तो वो ऐसी बातें बोलते हैं। तो आसिम मुनीर और वो साथ साथ हो गए। मुझे लगता नहीं कि उनको फॉर्मली टेक ओवर करने की ज़रूरत है। अभी भी हम जब ये बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री मुनीर के वापस आने के बाद, और मुनीर के साथ पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी गए थे, NSA, जो कि एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं पाकिस्तान में, ISI चीफ हैं, और वो रिपोर्ट करते हैं आसिम मुनीर को। एक तरफ आसिम मुनीर को आर्मी के हायरार्की में रिपोर्ट करते हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री को NSA सपोजिटली रिपोर्ट करते हैं। क्या रिपोर्ट? तो वो वहाँ बात करके आए सीधे ट्रंप से। अब उनके विदेश मंत्री गए वहाँ पे अमेरिका में उनके विदेश मंत्री से बात करने के लिए, मार्को रूबियो पे। लेकिन उसी समय आसिम मुनीर कहाँ हैं? आसिम मुनीर बीजिंग में हैं और वो वेंगी से बात कर रहे हैं। तो सबको ये पता है कि इक्विवेलेंट उनके लिए कौन है, वहाँ पे असली अथॉरिटी कौन है। अभी आसिम मुनीर को कोई ज़रूरत नहीं है प्रेसिडेंट बनने की। बन जाए कल को तो मुझे आप पकड़िएगा नहीं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अब वो फील्ड मार्शल है, चाहे तो अगले दिन 6 स्टार भी लगा ले, 7 भी लगा ले। बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो गाना आपको याद है कि नहीं? तो वो भी बदन पे सितारे भी लपेट सकते हैं। तो उनके पास पूरी पावर है, वो लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन अभी मैंने कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं देखी है कि लेने वाले हैं, क्योंकि उनको कोई परेशानी नहीं है। ये आर्मी चीफ वहाँ तब पावर टेक ओवर करता है जब उसको लगता है कि जो चुना हुआ प्रधानमंत्री है या जो नेता है वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। ये तो बिल्कुल ही उल्टा है यहाँ पे। शेखर, अगला सवाल संकल्प का हल्का लंबा सवाल है। बोल रहे ऑपरेशन सिंदूर अभी भी विपक्षी बहस का हिस्सा क्यों है, और सच कहूँ तो सत्ताधारी दल इसे लेकर इतना चिड़चिड़ा क्यों है? अगर कल को आप और अपूर्वा में झगड़ा हो जाए तो नीलम या DK को आप दोनों को अलग करने में क्या दिक्कत है? इससे सिर्फ आपका चश्मा ठीक करवाने का खर्चा और किसी की ब्लैक आई होने से बच जाएगी। ये सरासर हिपोक्रेसी भी हास्यास्पद है। ओवल ऑफिस ने कारगिल, ऑपरेशन पराक्रम, ब्रास ट्रैक्स और 26/11 दोनों दलों के कार्यकाल के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। और तो और हम उस देश के खिलाफ परसेप्शन वॉर को लेकर इतना असुरक्षित
क्यों महसूस करें जो 6 सितंबर एक पराजय दिवस को अपने डिफेंस डे के रूप में मनाता है? क्या संसद हमारे अबिस्मल सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर या महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों या तलाक की कार्यवाही और दहेज उत्पीड़न कानूनों के रिस्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं कर सकती? इन जरूरी मामलों के बनने से पहले और कितने लोगों को मरना होगा? देखिए, पहली बात तो आप लोगों को बड़े खतरनाक आइडियाज दे रहे हैं। मेरे चश्मे की वजह मेरी हालत खराब है, आप उसको अपूर्वा को सिखा रहे हैं कि मेरे चश्मे को टारगेट करो। नहीं, पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होने वाली है। और ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में भी कोई मारामारी नहीं होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा इशू था। एक देश की जो पॉलिसी होती है, जो उसकी एवोल्यूशन होती है, उसमें एक बहुत बड़ा जंक्चर था। उसका पार्लियामेंट में डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है जी। और यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि सरकार को वहाँ जवाब देने पड़ते हैं, फिर बहस होती है। अल्टीमेटली सब एक तरफ हैं, कोई देश का दुश्मन नहीं है, सब एक तरफ हैं। लेकिन अब जितना डिस्क्लोजर होता है, कोई सरकार भी सीक्रेट तो डिस्क्लोज करने वाली नहीं है, लेकिन जितना डिस्क्लोजर होता है, जितनी बातें होती हैं, उनसे देश की इज्जत भी बढ़ती है और देश की शक्ति भी बढ़ती है। तो ये डिस्कशन ज़रूर होना चाहिए। बाकी बातें ज़रूर है कि ये बात आपने कही, मैं बार बार लिखता हूँ कि भारत को पाकिस्तान ऑब्सेशन बंद करना चाहिए। हम कहते हैं कि अमेरिका हमको हाइफनेट ना करे पाकिस्तान से, कोई और हाइफनेट ना करे, पर कम से कम पहले हम तो अपने आप को डीहाइफनेट करें। हमने डीहाइफनेट अपने आप को पाकिस्तान से क्यों किया हुआ है? क्योंकि इस समय जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को टारगेट करने वाली हो गई है। अब वो पाकिस्तान को टारगेट, क्योंकि उनको यहाँ हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन भी चाहिए जी। तो वो सबकी वजह से देश का नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। तो ये हमको पाकिस्तान के साथ, वो एक और सॉवरेन कंट्री है, हमारा पड़ोसी है, हमें परेशान करता है। जो परेशान करता है उसकी सज़ा हमें देनी चाहिए, उसको हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को हमें अपनी आंतरिक राजनीति का इतना बड़ा हिस्सा नहीं बना लेना चाहिए, क्योंकि जब वो बन जाता है तो पाकिस्तान की हमारी आंतरिक राजनीति में एक लिवरेज क्रिएट हो जाती है। आप हॉकी खेले कि ना खेलें, आप क्रिकेट खेले कि ना खेलें, अरे हर देश के साथ आप खेलते हैं, हर देश के साथ आप बात करते हैं, हर देश तो आपका दोस्त नहीं होता है। तो हर चीज़ में क्यों घसीटते हैं? आपका एक्टर उनकी फिल्म में क्यों है, उनका एक्टर आपकी फिल्म में क्यों है? ये सब बातें बचकानी बातें हैं और ये ट्विटर टाइप जो है डिप्लोमेसी, वो नहीं चलती है, ख़ास करके उस देश के लिए जो हमारे देश 140-142 करोड़ की आबादी है और इतनी बड़ी हमारी सेना है। हम न्यूक्लियर वेपन पावर हैं, लेजिटिमेट न्यूक्लियर वेपन पावर है। हमको ये छोटी छोटी बातों में अपनी पॉलिटिकल कैपिटल को ख़राब नहीं करना चाहिए और अपने आप को पाकिस्तान से हाइफनेट नहीं करना चाहिए। शेखर, अगला सवाल अनुभव सक्सेना का है कि आपको लगता है कि ट्रेड डील ना होने से इंडिया को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा ट्रंप के बार बार इंडिया को इंसल्ट करने से और मोदी गवर्नमेंट की चुप्पी से? क्या हम चाइना रशिया ब्लॉक में चले जाएंगे? देखिए, ऐसे है कि पहली बात तो कोई चाइना रशिया ब्लॉक अभी नहीं है। दूसरी बात, हम किसी चाइना रशिया ब्लॉक में ना जाने वाले हैं, ना जा सकते हैं। और मैं उसका ऑर्डर रिवर्स करूँगा, ना जा सकते हैं, ना जाने वाले हैं। क्योंकि जिस देश के साथ आपका इतना बड़ा बॉर्डर इशू है जैसे चीन के साथ, अब उसके ग्रुप में कैसे जा सकते हैं जी। तो और जहाँ तक ट्रंप की बात है, ट्रंप अपने हर एलाई को इंसल्ट करते हैं। वो अपने जो दुश्मन है, एडवर्सरी है, उनको प्यार करते हैं। चीन को प्यार करते हैं, पुतिन को प्यार करते हैं, लेकिन हर एलाई को वो इंसल्ट करते हैं। किसी भी एलाई को अब मुझे बताइए, नाम बताइए जिसको इंसल्ट नहीं किया। अब तो नेतन्याहू से भी परेशान है। तो वो उनकी आदत है और वो उनकी एक तरह से पावर प्रोजेक्शन है। तो उसमें उसको जितना कम रिस्पॉन्ड किया जाए उतना अच्छा। अब यूरोप को देखिए, जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे, जो पहले नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर थे, कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है जी। उन्होंने उसको इतनी बड़ी चिट्ठी लिखी, वो ऐसे लिखी है जैसे कि कोई हुजूर जहाँ पना किसके नाम से मुगल बादशाह के दरबार में किसी कोटियर ने चिट्ठी लिखी हो। और वो जो पूरा लिखा उन्होंने नोट, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो टाइप, उसको ट्रंप ने छाप भी दिया, रिलीज भी कर दिया। तो ये सब देश, बाद में उसको डैडी भी बोल दिया। तो ये सब देश अपना तरीका निकाल रहे हैं ट्रंप को एक तरह से फ्लैटर करने का, चमचागिरी करने का। तो ट्रंप की जो
कमज़ोरी है सबको समझ आ गई है। और ये भी पता है कि ट्रम्प वो देख लेता है आप किस चीज़ से ज़्यादा चिढ़ेंगे, जी जिस चीज़ से आप चिढ़ेंगे बार बार वही कहता है। जैसे यूरोप को कहता है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है यूक्रेन में क्या हो, यूरोप डरता है अगर यूक्रेन को अमेरिका डंप कर दे और पुतिन में एक तरह से टेक ओवर कर ले तो फिर आगे तो यूरोप पूरा एक्सपोज्ड है। पोलैंड एक्सपोज्ड है, बाल्टिक कंट्रीज एक्सपोज्ड है, जर्मनी एक्सपोज्ड है। अभी उनके पास इतना समय भी नहीं अपनी सेनाएं तैयार करने। सेनाएं तैयार भी करेंगे तो अमेरिका से ही हथियार खरीदेंगे, कितने जल्दी वो बना पाएंगे। तो सारी बातों दुनिया का हर देश अपना तरीका ढूंढ रहा है ट्रंप से डील करने का। उसमें पाकिस्तान ने भी एक तरीका ढूंढ लिया, उसमें एक चमचागिरी और एक वो क्रिप्टो वगैरह में उनके परिवार से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनको पैसे वैसे, और एक अच्छा वहाँ लॉबीस्ट रख लिया। तो हर देश में एक भारत ने अपना तरीका निकाला है तो चुप रहने का है और सब्सटेंटिव इश्यूज पे बात करने का है। अब देखिए अमेरिका ने TRF को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया ना। अभी तक तो कोई और देश ये मानने को तैयार नहीं था, सब जानते थे लेकिन ऊपर से कोई नहीं कहता था कि TRF और लश्कर तैयबा एक चीज़ है जी। पर अब अमेरिका ने कहा ना फॉर्मली उसको, और ये भी कहा कि वो दोनों एक चीज़ हैं, और ये भी कहा कि वो पहलगाम में इन्वॉल्व्ड है। अब लश्कर तैयबा तो पाकिस्तान में ही है। तो ये अमेरिका के साथ जो फंक्शनल आपको जो शोर है और जो आपकी रियलिटी है उन दोनों को अलग करना पड़ेगा, जिसको कहेंगे आपको कट द क्लटर करना पड़ेगा वहाँ पे। क्योंकि ट्रम्प बोलते हैं वो क्लटर है, और जो सब्सटेंटिव रिलेशनशिप चल रही है उसको देखिए, अगर उसमें गड़बड़ हो तो फिर समस्या पैदा होगी। शेखर, अगला सवाल चिराग दवे का है, हमारे सब्सक्राइबर हैं। बोल रहे चूंकि ब्रिटेन इस हफ्ते चर्चा का विषय बना हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं कि SG ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी जो दुनिया की सबसे पुरानी और कभी कभी सबसे सफल राजनीतिक पार्टी कही जाती है, उसका भविष्य आप कैसे देखते हैं? ये लगातार ब्रिटेन की रिफॉर्म पार्टी से तीसरे या चौथे स्थान पर रही है। देखिए ऐसे है कि इस समय दोनों देश ब्रिटेन और US, इन दोनों में आप देखिए कि एक नई फोर्सेस इमर्ज हो रही है। जो सपोर्टर्स हैं जिस पार्टी के, वो सोचते हैं कि हमारी पार्टी बहुत ज़्यादा सेंटर की तरफ चली गई। तो जैसे अमेरिका में एलन मस्क कह रहे हैं मैं अमेरिका पार्टी बनाऊंगा, क्योंकि ये तो पार्टी स्मॉल गवर्नमेंट की पार्टी थी। इनका बजट देखिए तो और खर्चा करने वाले हैं और डेफिसिट बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी इज़ नॉट रिपब्लिकन इनफ, इट्स नॉट राइट इनफ। ऐसे ही डेमोक्रेट में एक लेफ्ट है जिसको पहले डोनाल्ड ट्रम्प स्क्वाड बोलते थे, जिसमें ये AOC वगैरह हैं, अलेक्जेंड्रा ओकेसियो-कोर्टेस और 4-5 जो महिलाएं हैं वहाँ की मेंबर्स हैं, इनको द स्क्वाड बोलते थे ट्रम्प। तो वो लोग लेफ्ट पे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, वो कह रहे हैं यू आर नॉट लेफ्ट इनफ जी। ऐसे ही ब्रिटेन में जैसे लेबर है, लेबर में अब जेरेमी कॉर्बिन ने अपनी पार्टी बना ली है। वो कह रहे हैं कि जो केयर स्टारमर हैं बहुत ज़्यादा सेंटर के पास चले गए, लेफ्ट है ही नहीं, तो मेरी नई पार्टी आइडियोलॉजिकल प्योरिटी के लिए। ऐसे ही नाइजल फराज ने UK रिफॉर्म पार्टी बना ली है कि आप कंजर्वेटिव पार्टी इज़ नॉट राइट इनफ, असली राइट की पार्टी में हूँ। और ये जगह जगह हो रहा है। अगर आप नीदरलैंड्स पे देखें तो वहाँ पे गीर्थ विल्डर्स वो एक आ गए अपनी बिल्कुल एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी बना के, और उनकी कई सीटें भी आ गई, और कोएलिशन वहाँ गवर्नमेंट है तो उनके कुछ दादागिरी भी है। तो ये सब जगह इस समय एक तरह से बोर्डम पैदा हो रही है एस्टैब्लिश पार्टीज़ के साथ, और इसीलिए हम भी नज़र रख रहे हैं बहुत बिहार के ऊपर, क्योंकि ये जो प्रशांत किशोर के लोग बात कर रहे हैं, अब ये सोचना मुश्किल है कि बिहार में कोई तीसरी फोर्स आ सकती है, लेकिन फिर भी कुछ एक सब्सटेंटिव पॉपुलेशन में, जनता में बिहार की कुछ एक्साइटमेंट है प्रशांत किशोर के बारे में, और ये कहना है कि बाकी दोनों से तो बोर हो गए, कभी ये आता है कभी वो आता है। और देखिए उसी चक्कर में आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में आई थी कि हम कांग्रेस BJP से बोर हो गए, एक और को मौका देते हैं। और ऐसे वो पंजाब में आए थे कि हम अकाली से कांग्रेस से बोर हो गए, एक और को मौका दे के देखते हैं। तो ये टेंडेंसी अब बड़ी पश्चिमी देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में नई पार्टीज जो आइडियोलॉजिकल प्योरिटी क्लेम कर रही हैं वो उभर रही हैं, और इसीलिए कंजर्वेटिव्स को इस समय ज़्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि वैसे भी वो ऑपोजिशन में है।
शेखर, अगला सवाल संचित सुमन का है। बोल रहे क्या आप बता सकते हैं कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष क्यों है, ये कितना पुराना विवाद है। बोल रहे क्षमा करें, मुझे साउथ ईस्ट एशियन इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी है, क्या आप इस क्षेत्र के इतिहास पर कुछ जानकारी दे सकते हैं? देखिए, ये मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, हालांकि वो इंग्लिश में है लेकिन आप इंग्लिश जानते हैं। जो रिसेंट मेरा लास्ट 1701 नंबर जो कर्तक क्लैटर एपिसोड है, वो अपूर्वा शेयर करेंगे आपसे लिंक उसका, वो इसी के ऊपर है और पूरा इतिहास है। बहुत संक्षेप में ये है कि ये जो बॉर्डर है कंबोडिया और थाईलैंड का, ये बॉर्डर भी कॉलोनियल बॉर्डर है। जैसे हमारे बॉर्डर भी कॉलोनियल, एक तरफ ड्यूरेंट लाइन है पाकिस्तान अफगानिस्तान की, ऊपर हमारी मैकमोहन लाइन है, ऐसे ही हमारी रेडक्लिफ ने ड्रॉ की जो हमारी पाकिस्तान की, ये सब कॉलोनियल लोगों ने ये लाइन ड्रॉ करी हुई है। तो जो कंबोडिया था वो फ्रेंच कॉलोनी था, तो फ्रेंच लोगों ने भी 1907 में वहाँ बॉर्डर ड्रॉ किया था। अब बॉर्डर मोटे निब के पेन से उस टाइम में ड्रॉ करते थे। अब सैटेलाइट में अब इतना रेजोल्यूशन होता है, तो मोटी निब के अंदर ही 30-35 किलोमीटर होता है। तो उसमें एक मंदिर है, उसमें कुछ ग्रुप ऑफ मंदिर हैं। तो ये जो बड़ा मंदिर है प्रिया विहार बोलते हैं, ये अंकोर वाट की तरह मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो ये दोनों देशों में झगड़ा था कि किसका मंदिर है, तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया। 1962 में फैसला हुआ कि ये मंदिर कंबोडिया का है। लेकिन उसके सामने ज़मीन है, वो आपको नक्शा दिखा रहे हैं हम इस टाइम, आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, जो शेड किया हुआ है वो है 4.6 वर्ग किलोमीटर, 4.6 स्क्वायर किलोमीटर्स। उस पर क्लैरिटी नहीं है कि वो किसका है। थाईलैंड कहता है हमारा है, कंबोडिया कहता है हमारा है। ऐसे ही 200 किलोमीटर दूर वहाँ से और 4 मंदिर हैं, वहाँ पे भी थाईलैंड कहता है हमारे हैं, कंबोडिया कहता है हमारे हैं। उसमें देखिए अब किस तरह की बहस है, और बहस ये हेरिटेज के ऊपर है, ये धर्म के ऊपर नहीं है। दोनों देश बुद्धिस्ट देश हैं जी। कंबोडिया की आबादी 97% बुद्धिस्ट है, थाईलैंड की आबादी 95% बुद्धिस्ट है। बुद्धिज्म में भी सेम स्ट्रीम, वो भी थेरावाड़ा बुद्धिस्ट है, ये भी थेरावाड़ा बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तो ये धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये हेरिटेज के ऊपर लड़ाई है। अब कंबोडिया को ये भी एक पेन पॉइंट है कि थाईलैंड ने एक मंदिर बनाना शुरू कर दिया अपने यहाँ, जो बिल्कुल अंकोर वाट के मंदिर की नकल है। तो वो चले गए कि जी वो तो 1992 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोई कॉपीराइट तो नहीं होता है, तो थाईलैंड ने कहा ये तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, हम कहीं से भी बनाएं। तो उनके इस तरह के बहुत झगड़े चल रहे हैं। उसके बीच में कुछ ये शुरू हो गया, बल्कि इस चक्कर में थाईलैंड की प्रधानमंत्री की नौकरी गई। और वो कैसे गई मैं आपको 1 सेकंड में बता देता हूँ अभी, कि उन्होंने जब ये 15 मई 18 मई के बीच में कुछ टेंशन शुरू हो गई और कुछ माइंस के ऊपर कुछ सैनिक हताहत हो गए, एक कम्बोडियन सैनिक भी मर गया। तो उन्होंने, जो प्रधानमंत्री थी पेटोंगटार्न शेनावात्रा, 38 साल की थाईलैंड की, उन्होंने फ़ोन किया हुन सेन को, जो कि राष्ट्रपति हैं कंबोडिया के, और उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट है, खुद राष्ट्रपति हैं, और सुन माने जो प्रधानमंत्री हैं उनके अपने ही बेटे हैं, राइट। तो कुछ ऐसे ही है जैसे कि मैंने कल बोला कर्तक लेटर में भी, जैसे कि मान लीजिए कि मेडवेडेव पुतिन के सगे बेटे होते, तो आज तू प्रधानमंत्री, आज मैं प्रेसिडेंट, राइट। तो ये कंबोडिया में ऐसे ही है। तो उन्होंने हुन सेन को फ़ोन किया, फ़ोन में उनको अंकल बोला, क्योंकि उनके पिता जो थे ठाकसिन शेनावात्रा, उनके और हुन सेन की बहुत अच्छी आपस में बोलचाल थी, और कहा कि इस बात को छोड़ दीजिए, ये तो बाकी दूसरे लोग मतलब फौज, थाईलैंड की फौज वो इसमें कर रही है, हमें इसको हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। वो हुन सेन इतना बड़ा जीनियस है कि उसने वो फ़ोन रिकॉर्डिंग को अपने फेसबुक पेज पे डाल दिया। तो थाईलैंड में बवाल हो गया कि हमारी प्रधानमंत्री ने फ़ोन करके एक तो उसको अंकल बोला, और फिर डिफरेंशियली उससे बात की इतने आदर से, और दूसरा अपनी आर्मी को क्रिटिसाइज किया। तो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने थाईलैंड में अपने प्रधानमंत्री को सस्पेंड कर दिया। प्रधानमंत्री भी सस्पेंडेड है। अब ये भी बड़ी पेचीदा पॉलिटिक्स है, इसलिए ज़रूर वो कर्तक लेटर देखिए, क्योंकि पहले जो ठाकसिन शेनावात्रा है इनके पिता, उनको निकाला था, वो अब कोर्ट में है, उनके खिलाफ केस है, उसको बोलते हैं लीज मेजेस्टे। लीज मेजेस्टे मीन्स जैसे कि किसी देश में ब्लास्फेमी होता है, वैसे ही थाईलैंड में होता है कि आपने राजा के महाराजा के खिलाफ कुछ बोल दिया,
या महाराजा की इज्जत नहीं करी तो वो बहुत भारी क्राइम है, तो उसका केस चल रहा है। उनके बाद एक टाइम उनकी बहन बनी थी प्रधानमंत्री, उनको भी निकाल दिया। अब उनकी बेटी बनी है, उनको भी निकाल दिया, क्योंकि इनकी पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है। पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स वहाँ की सेना को पसंद नहीं है। तो वहाँ कई पावर ग्रुप्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान में है, लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन है। पाकिस्तान में आर्मी पावरफुल है, यहाँ भी आर्मी पावरफुल है। पाकिस्तान में कोर्ट जो आर्मी चाहती है वही करते हैं, यहाँ भी कोर्ट जो आर्मी चाहती है वही करते हैं। पाकिस्तान में जैसे कि आप ब्लास्फेमी में फंस सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे आप अगर मोनार्क महाराजा के खिलाफ कुछ बोले तब फंस सकते हैं। सबसे बड़ा फर्क ये है कि यहाँ में धर्म नहीं है जी। यहाँ की पॉलिटिक्स में, इस मिक्स में एक रिलीजन नहीं है, धर्म नहीं है। और दूसरा ये कि थाईलैंड ने बहुत शुरू से अपने सोशल इंडिकेटर्स अपने बहुत बेहतर कर लिए। तो लोग पढ़े लिखे हैं, लोग हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, बल्कि मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे दुनिया के हेल्थ सिस्टम्स में वहाँ से है। पर कैपिटा इनकम उनकी करीब $8,000 है नॉमिनल, जो कि भारत से भी करीब 2.5 गुना ज़्यादा है। तो वो एक बहुत दिलचस्प देश है। और ऐसे ही कंबोडिया जाके 1,70,00,000 सिर्फ आबादी है। और अब हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आप पढ़ें उसके ऊपर कैसे उनको 70 के दशक में वहाँ पोल पॉट आया, देश का नाम कंपूचिया रख दिया, इतनी छोटी सी पॉपुलेशन में 20 लाख लोगों को मार दिया। उसने करेंसी अबॉलिश कर दी, अर्बन लिविंग अबॉलिश कर दी, शहर अबॉलिश कर दिए, सबसे कहा आपने खेती करो, उगा के खाओ। तो उस देश ने भी बहुत धक्के खाए हैं। शेखर ने जिस सीटीसी की बात की और जितने भी आर्टिकल्स की शेखर बात करते हैं इस शो में, उन सभी के लिंक्स इस शो एपिसोड के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं, तो आप वो भी जाके ज़रूर पढ़ें और देखें भी। शेखर, आज का आखिरी सवाल लूँगी। आई नो वीडियो लंबा हो गया, लेकिन राहुल शाह का सवाल है, बोल रहे हैं रोज़मर्रा की राजनीति से अलग एक सवाल, क्या मोदी के तीसरे कार्यकाल में कोई स्पष्ट आर्थिक रणनीति उभर रही है जो भारत को ऊँची विकास दर की ओर ले जा सके? ऐसा लगता है कि सरकार स्ट्रक्चरल बदलाव के मूड में नहीं है और 6% की विकास दर पर ही अटकी हुई है। देखिए, अभी तो सरकार बिल्कुल ठुक ठुक कर रही थी, जैसे मैच ड्रॉ करना हो ना, ऐसे। या ये हो कि देखिए 272 बनाने हैं, 195 पे 2 आउट हैं, अभी हमारे पास 25 ओवर बचे हुए, तो ठुक ठुक करते हो जाएगा। ये सरकार ऐसे ही थी, बहुत कॉशियस, बिल्कुल रिस्क नहीं ले रही थी। और ये 6% से ऊपर बढ़ने वाली थी नहीं, क्योंकि 3rd गियर में ही चल रही थी, 4th में भी नहीं आ रही थी, 5th तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन अब मजबूरी में एक काम करना पड़ रहा है, और वो काम है कि ये ट्रेड एग्रीमेंट से साइन हो रहे हैं। क्योंकि ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने से टैरिफ कम होते हैं जी। टैरिफ कम होने से जो आपके जो प्रोटेक्शनिज्म है बहुत ज़्यादा हो गया था अपनी इंडस्ट्री के लिए, वो हटेगा। तो जब प्रोटेक्शनिज्म हटता है, जब बच्चा अपना घर छोड़ के बाहर जाता है काम करने, तभी तो वो ग्रो करता है। अगर माँ बाप हमेशा उसको अपने साए में रखें तो वो ग्रो करेगा ही नहीं। तो ये कुछ जो साया बढ़ गया था पिछले 10-11 साल में, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ गया था, अब वो ज़बरदस्ती में कम हो रहा है। इसीलिए मैंने एक नेशनल इंटरेस्ट लिखा था, वो भी आपके साथ अपूर्वा शेयर करेंगी। बल्कि मैं कुछ अभी सोच रहा हूँ कुछ करने के लिए, कि कुछ नेशनल इंटरेस्ट जो मेरे ख्याल से थोड़े सिग्निफिकेंट है, आपको दिलचस्पी हो, हिंदी में छपता है, लेकिन हिंदी में मैं उसका पॉडकास्ट वर्जन नहीं करता हूँ। तो कुछ का मैं पॉडकास्ट वर्जन जब मेरे पास समय होगा रिकॉर्ड करके वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा, आप उसको देखते रहिएगा। तो उसमें वो नेशनल इंटरेस्ट यही कहता था कि थैंक यू डोनाल्ड ट्रम्प फॉर पुटिंग द गन ऑन आवर हेड्स, कि अगर आपने अपनी बंदूक पिस्तौल हमारे सिर पे ना रखी होती टैरिफ वाली, तो इस देश में सुधार दोबारा से शुरू ना होते। तो इस चक्कर में, जैसे अभी इंडिया यूके का FTA साइन किया है, इस चक्कर में हमारे टैरिफ घटेंगे। और टैरिफ घटने से एक तो कीमतें घटती हैं, और ख़ास करके मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लिए। और दूसरा जो आपके उद्यमी हैं, उनको लगता है कि भैया अभी प्रोटेक्शन हट गई है, हमको अब और एफिशिएंट होना पड़ेगा। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।